हेलो स्टूडेंट, तो आप सब कैसे हो? ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा बेटा? प्रीवियस लेक्चर को हम एक्सटेंड करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और उसमें भी हमने बताया था आपको क्या, कॉलम क्रोमेटोग्राफी यानी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का टाइप हमने दिखाया था, यानी कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आज हम देखेंगे उसका नेक्स्ट जो टाइप है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो हेडिंग क्या पड़ेगा बेटा आज का? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC जिसको बोलते हैं। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो इसको पहले मैं समझाऊंगा, देन हम आपको लिख दूंगा इसको। ठीक है, लिखा हुआ तो आपको बुक में भी मिलेगा, बट आपको कुछ समझने की जरूरत है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में दो चीजें हैं, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज। तो यहाँ पे भी स्टेशनरी फेज क्या होगा? सॉलिड होगा, और मोबाइल फेज लिक्विड होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी टू फेज जो होंगे वो क्या होंगे? स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। जितने भी क्रोमेटोग्राफी सिस्टम है, टेक्निक है, उसमें दो ही चीजें होती हैं, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज। ये अगर आपको पता है तो चीजें इजी हो जाती हैं। तो यहां पर भी स्टेशनरी फेज इज द सॉलिड, whereas मोबाइल फेज इज द लिक्विड। तो इट इज द टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो यहां पर भी कुछ एडजॉर्प्शन का फिनोमिनन होगा, बिकॉज ये एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, तो यहां पर भी एडजॉर्प्शन की फिनोमिना होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे तो होता क्या है इसमें। अगर हम बात करें तो हम वन बाय वन आपको थोड़ा समझा दें, फिर मैं उसको लिख दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में ये क्या करते हैं, ग्लास का स्लाइड लेते हैं, ग्लास का स्लाइड लेते हैं। ठीक है, ग्लास स्लाइड लेते हैं, मान लो ये है, दिस इज द ग्लास स्लाइड। जो लैब वर्क करेंगे उनको ये मिलेगा, वो कर सकते हैं, जो लैब में वर्क करते हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिकल करते हैं वो किए हैं। एक्चुअली मैं भी अपने टाइम में जब पढ़ा था तो इस पे बहुत सारे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज किया था, रिसर्च पीरियड में भी यूज किया था थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का, और ऐसे प्रैक्टिकल में भी यूज किया जाता है। इवन मैंने बीटेक वालों को भी प्रैक्टिकल में ये चीज़ें करवाया था। ओके बेटा, तो अब देखो करते क्या हैं, करते ये हैं कि दिस इज द ग्लास प्लेट। ये ग्लास प्लेट है, ये ग्लास प्लेट है, ये साइज का है, इससे बड़ा भी साइज हो सकता है। मान लो हम बड़ा साइज थोड़ा बनाते हैं ताकि आपको इजी होगा पढ़ने में। दिस इज द ग्लास प्लेट। ठीक है, ग्लास, इसको स्लाइड भी बोलते हैं। अब क्या करते हैं, इस ग्लास स्लाइड पे हम क्या करते हैं, एडजॉर्बेंट जो है उसको ऐड करते हैं। यानी क्या करते हैं, स्लरी ऑफ सिलिका और एल्यूमिना, या तुम कह सकते हो पेस्ट ऑफ सिलिका और एल्यूमिना, किसी का भी एल्यूमिना ऐड करते हैं। पेस्ट ऑफ सिलिका या स्लरी बोल सकते हो, स्लरी ऑफ सिलिका। स्लरी ऑफ सिलिका यानी कि सिलिका में क्या होता है, सिलिका छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड होता है, उसमें वाटर ऐड करते हैं, उसको पेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं, उसको बोलते हैं स्लरी। तो स्लरी को क्या करते हैं, इसके ऊपर पेस्टिंग कर देते हैं, यानी कि लेयरिंग करते हैं। इसका क्या करते हैं बेटा, लेयरिंग ऑफ सिलिका, लेयरिंग ऑफ सिलिका या एल्यूमिना, लेयरिंग ऑफ सिलिका और एल्यूमिना ऑन ग्लास प्लेट।
अब देखो ये ग्लास प्लेट था, दिस इज द ग्लास प्लेट, ये इसको स्लाइड भी बोल सकते हो, दिस इज द स्लाइड। अब इस पे स्लरी कर दिए, इस पर क्या किए, सिलिका और एल्यूमिना जो हमारा एडजॉर्बेंट है, सॉलिड एडजॉर्बेंट, उसको हमने इस पर क्या किया, पेस्टिंग कर दिया, यानी इस पर हमने एक लेयर चढ़ा दिया। तो देखो बेटा ये होगा, ठीक, इस पर लेयरिंग कर दिए। तो लेयरिंग करोगे तो क्या होगा बेटा, लेयरिंग करोगे तो इस पर मान लो तुम लेयर किए, तो इस टाइप से कुछ लेयरिंग होगा। यानी हम इसकी बात करें तो इस टाइप से लेयरिंग हो गया इस पर सिलिका की। ठीक है, दिस इज द सिलिका, ये इस पे लेयरिंग कर दिए। देखो यहां पे अब ये लेयरिंग करके, अब इस पर जो ग्लास था उसके ऊपर क्या हो गया, सिलिका की लेयरिंग, स्लरी ऑफ सिलिका से हमने इस पर एक लेयर लगा दिया। अब लेयरिंग हो गया, थिन लेयर हो गया। ठीक है, ये ग्लास प्लेट था, अब ये जो देखो थिन लेयर ऑफ सिलिका, और ये कितना 0.2 मिलीमीटर थिन लेयर हो गया ग्लास प्लेट पे। अब देखो क्या हो गया, थिन लेयर ऑफ सिलिका, ये कैसे होगा, अब ये एडजॉर्बेंट हो गया, एडजॉर्बेंट हो गया, एडजॉर्बेंट की तरह काम करेगा। अब इसको बोलेंगे क्रोमेटोग्राफी प्लेट। क्या हो गया बेटा, क्रोमेटोग्राफी प्लेट। अब जब थिन लेयरिंग कर देते तो लेयरिंग जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्मली होना चाहिए। अगर लेयरिंग यूनिफॉर्मली नहीं होगा तो दिक्कत होगा हमको एनालिसिस करने में। अब करने के बाद इसको थोड़ा ड्राई कर देते हैं, इसको रख देते हैं कुछ टाइम के लिए। जब ये ड्राई हो जाता है बेटा तब हम इसका यूज करते हैं। अब जिस मिक्सचर को हमको क्या करना है, जिस मिक्सचर को हमको एनालाइज करना है, जिस मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट है उसको हमको एनालाइज करना होगा, तो करते क्या हैं, प्रोसीजर क्या है। दिस इज द फर्स्ट ग्लास प्लेट लिए या स्लाइड, ग्लास का स्लाइड, उस पे सिलिका जो एडजॉर्बेंट है उसका वाटर के साथ स्लरी बनाए, पेस्ट बनाए, पेस्ट बना के उस पर लेयरिंग कर दिए 0.2 mm थिक, जितना थिकनेस हो सके। लेयरिंग करने के बाद यूनिफॉर्म लेयरिंग करेंगे, देन उसको ड्राई कर देंगे। अब वो पूरी तरह उस प्लेट पे ड्राई हो चुका है। सिलिका है, ड्राई होने में टाइम नहीं लगता है क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब ये ड्राई हो गया बेटा। ड्राई होने के बाद हम अब इसका यूज करेंगे किसके लिए, एनालिसिस के लिए। हम अब इसमें कैसे एनालिसिस करेंगे, तो देखो इतना करने के बाद तुम इसको हटाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर फॉर एनालिसिस। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर क्या है। अब देखो बेटा यहां पे ये हमने प्लेट लिया जो ड्राई हो गया था। ठीक है, ये प्लेट लिया जो ड्राई हो गया था, इस पर मान लो सिलिका का है लेयरिंग। ठीक है, दिस इज द सिलिका लेयरिंग, एडजॉर्बेंट जो प्लेट बना था। ठीक है बेटा, ये लेयरिंग है इसका।
यूनिफॉर्म लेयरिंग है, ठीक, ये सिलिका के प्लेट है, इस पर ये यूनिफॉर्म लेयरिंग है। अब ये ड्राई हो गया था, सिलिका प्लेट है या क्रोमेटोग्राफी प्लेट है। अब क्या करते हैं, इस सिलिका प्लेट पे 2 सेंटीमीटर एबव, हाँ 2 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ से ये प्लेट है, इसको एक लाइन को बेस मान लेते हैं। यानी कि ये और ये करते क्या हैं कि इसके जो प्लेट है उससे 2 सेंटीमीटर एबव यहाँ पे मान लो 2 सेंटीमीटर एक लाइन खींचते हैं पेंसिल से। पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, और हल्का लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, इधर उधर ड्रॉ नहीं करेंगे। अब हमने इस पर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है बेटा। तो प्रोसीजर में फर्स्ट हमने देखा कि सिलिका यानी कि क्रोमेटोग्राफी प्लेट का प्रिपरेशन, प्लेट लिया ग्लास प्लेट, उस पर सिलिका का स्लरी लेयरिंग किया, लेयरिंग करने के बाद उसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करते हैं कि एक एंड पे से 2 सेंटीमीटर एबव उस पर एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करते हैं, एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो, अब पेंसिल से हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, अब क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप लाइन ड्रॉ किए, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इस पर इसी पेंसिल के जो लाइन ड्रॉ करते हैं इसको बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, बेस लाइन, बेस लाइन, दिस इज द बेस लाइन। अब उसमें क्या करते हैं, जो हमारा मिक्सचर है, सैंपल मिक्सचर, जिसको हमको एनालाइज करना है, मान लो इस बीकर में हमारा क्या है, दिस इज द बीकर, ये बीकर है बेटा, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, सैंपल का मिक्सचर है। तो इसमें क्या है, जो सैंपल टू बी एनालाइज्ड, ये क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल। ये जो सैंपल जिसको हमको एनालाइज करना है वो उसमें मिक्सचर में है, अब उसको सेपरेट आउट करना है। तो करते क्या है बेटा, इस मिक्सचर को एक कैपिलरी ट्यूब आता है, बहुत पतली ट्यूब आता है कैपिलरी साइज की, तुम कैपिलरी एक्शन पढ़े होगे बायोलॉजी में। तो कैपिलरी ट्यूब की एक पतला सा रॉड आता है, ग्लास रॉड, उसमें डीप करते हैं, उस ग्लास रॉड में डीप करेंगे, यानी कैपिलरी ट्यूब इसमें डीप करेंगे तो मिक्सचर जो है उस कैपिलरी ट्यूब में ऊपर आ जाएगा, सक कर लेगा। फिर उसको क्या करते हैं, फिर उसको उठाकर इस पर ले जाकर हल्का सा थोड़ा सा टच देंगे तो जो कैपिलरी ट्यूब का जो मिक्सचर आया था वो क्या होगा, इस पर अटैच हो जाएगा। यानी कि इस बेस लाइन पे नेक्स्ट स्टेप देखोगे तो क्या होगा कि दिस इज द प्लेट, ठीक है, ये बेस लाइन है, यही वाला है मान लो तुम, ठीक है। अब ये बेस लाइन है, बेस लाइन में बताया। अब क्या करते हैं कि इस कैपिलरी ट्यूब से, दिस इज द कैपिलरी ट्यूब, इस कैपिलरी ट्यूब से इसको डीप करेंगे, डीप करने के बाद इसको निकालकर इस कैपिलरी ट्यूब से हम इस पर डॉट लगा देंगे। यानी कि डॉट लगाने का मतलब क्या है, इस पर हम सैंपल को कैपिलरी ट्यूब से लगाए और यहाँ पे लेकर ऐसे ऐसे कर दोगे, थोड़ा सा टच कराओगे तो सैंपल इस पर आ जाएगा, इसी बेस लाइन के ऊपर। अब मान लो बीचों बीच करते हैं, इसको कॉर्नर पे नहीं करेंगे, इसको हम एकदम बीच में करेंगे, इसको बोलते हैं, इसको बीच में एकदम क्या करेंगे, इस बेस लाइन पे सैंपल को लोडिंग कर दिए। तो दिस प्रोसेस इज टर्म एज लोडिंग ऑफ मिक्सचर, यानी लोडिंग ऑफ सैंपल। ऑर्गेनिक सैंपल जिसमें मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल है, यानी कि इसमें बहुत सारे मिक्सचर हैं,
1 2 3 कंपोनेंट है, उसको हमको सेपरेट आउट करना है। अब देखो इस बेसलाइन पे हमने इस सैंपल को लोडिंग कर दिया, दिस इज द बेसलाइन, ठीक है। और ये क्या है बेटा, स्पॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक मिक्सचर, जिसको हमको सेपरेट आउट करना है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा कि यहां पे ध्यान दो, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या कि इस सैंपल को, इस जो है उसको सैंपल लोडिंग कर दिए, लोडिंग ऑफ सैंपल हो गया। अब लोडिंग ऑफ सैंपल हो गया तो क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए, 2-3 मिनट नहीं। अब क्या करेंगे, एक सुटेबल सॉल्वेंट लेंगे, ये जार है यानी कि ग्लास का बर्तन है, ठीक है। इस ग्लास के बर्तन में हम इसको डीप करेंगे, और इस ग्लास के बर्तन में क्या है बेटा, इस ग्लास के बर्तन में सॉल्वेंट है। कौन सॉल्वेंट, जो एक्ट एज ए मोबाइल फेज, जो मोबाइल फेज की तरह काम करेंगे। ये डीपिंग प्रोसेस जो हो थोड़ा बहुत ही केयरफुल करना पड़ता है, इन द सेंस कि ये जो हमारा 2 सेंटीमीटर के ऊपर जो सैंपल लोडिंग था, दिस इज द स्पॉट ऑफ सैंपल, सैंपल का स्पॉट है जो कि हमने इस पे लोड किया है, मिक्सचर ऑफ सैंपल है। ये क्या है बेटा, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, या इसी को इलुएंट भी बोलते हैं। ये क्या करेंगे, मोबाइल फेज। तो स्टेशनरी फेज दिस एडजॉर्बेंट सिलिका, और ये सॉल्वेंट मोबाइल फेज। ध्यान क्या देना है यहां पे, ध्यान ये देना है कि जैसे इसको ऐड करोगे तो जो सॉल्वेंट का है बेटा, वो सॉल्वेंट जो है वो बेस लाइन को टच ना करता हो। यानी कि सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट को जब सॉल्वेंट डालोगे तो इतना ध्यान रखना कि इसको जब हैंग कराओगे इसके ऊपर, और इसको ऊपर से पूरी तरह कवर कर देते हैं, ये कवरिंग रहता है ताकि कोई डस्ट पार्टिकल अंदर एंट्री ना करे, ठीक है। ये ग्लास का पूरा वो होता है, वेसल्स होता है, पूरी तरह कवर्ड होता है ऊपर से। अब क्या करते हैं, हम इसमें इसको डिप करते हैं, और डिप ऐसे करेंगे सॉल्वेंट में ताकि जो बेस लाइन हो वो टच ना करे सॉल्वेंट से, बेस लाइन थोड़ा ऊपर ही रहे सॉल्वेंट से। यानी कि पूरा ही नहीं कि इसको डिबो दिए और डुबो कर खड़ा हो गए कि सेपरेट हो रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब होता क्या है कि जैसे ही ये इसमें सॉल्वेंट में आता है, सिलिका है, बालू है, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होंगे, और ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, सिलिका के अंदर क्या है, छोटे छोटे जो लेयरिंग किए हुए हो, ठीक, उस लेयरिंग किए हुए हो, तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये वाटर, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये जब चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो स्पॉट है, ये जो ऑर्गेनिक सैंपल लोडिंग किए हो, वो भी सॉल्वेंट के साथ मूव करना शुरू करेगा। यानी कि जो मोबाइल फेज है वो सॉलिड एडजॉर्बेंट जो है सिलिका स्लरी जो ड्राई है उसके ऊपर चढ़ेगा। तो जब चढ़ेगा तो जब ये इससे क्रॉस करेगा तो क्या होगा, ये स्पॉट भी उस सॉल्वेंट के साथ उसके ऊपर चढ़ते जाएंगे। तो जो मिक्सचर होंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी वो क्या होंगे, अलग अलग डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे सॉल्वेंट के साथ। तो जो मोर पोलर होगा वो क्या होगा, सिलिका पोलर है तो जो मोर पोलर होगा वो कुछ यहां डिस्टेंस आएगा, जो लेस पोलर होगा वो थोड़ा और ऊपर जाएगा। तो अब जब सॉल्वेंट में डाल दिए, डालने के बाद हम इसको हाफ एन आवर के लिए छोड़ देते हैं, आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे।
आधे घंटे के बाद हम देखेंगे क्या, आधे घंटे के बाद हम देखेंगे कुछ इस टाइप सा कंडीशन आएगा। हाफ एन आवर बाद देखोगे ये जो स्पॉट थे वो स्पॉट से ये कुछ यहां दिखेगा, कुछ यहां, कोई यहां दिखेगा। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या होगा, ये सॉल्वेंट तो था ही, ये इसमें सॉल्वेंट में डीप है। अब देखो क्या हुआ बेटा, ये बेस लाइन था, अब बेस लाइन से और सॉल्वेंट जो है वो ऊपर चढ़ के कहां चला गया, यहां पे आ गया। मान लो सॉल्वेंट जो है वो यहां तक चढ़ गया, सॉल्वेंट यहां तक गया, ये ऊपर से कवर्ड है। ठीक है, सॉल्वेंट यहां तक गया, यानी कि सॉल्वेंट का जो मूवमेंट हुआ, इसको, ये जो सॉल्वेंट को डिप किए स्पॉट था, अब ये स्पॉट क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, यानी कि यहां से थोड़ा बहुत दिखेगा। ठीक है, ये जो स्पॉट्स थे, जो मिक्सचर था, मिक्सचर ऑफ सैंपल था, वो क्या होंगे, सॉल्वेंट के साथ मूव किए, तो सॉल्वेंट के साथ मूव किए तो मान लो ये कलर्ड कंपाउंड होगा, तो क्या होगा, इस पर मूव करेगा, मूव करेगा तो कोई जो लेस पोलर होगा वो ऊपर चढ़ते जाएगा, जो मोर पोलर होगा वो नीचे रह जाएगा, बिकॉज सिलिका इज द पोलर। तो जिसका पोलर नेचर होगा वो एडजॉर्ब हो जाएगा सॉलिड सरफेस पे सिलिका के, यानी कि जो एडजॉर्बमेंट है उस पे पहले एडजॉर्ब होगा, जो लेस पोलर होगा वो सॉल्वेंट के साथ मूव करते जाएगा। तो देखो बेटा, इस बेस लाइन से ये सॉल्वेंट यहां तक मूव किया, मान लो सॉल्वेंट पूरा मूव कर जाता, पूरा मूव कर सकता है, यानी कि इस पूरे लिमिट को क्रॉस कर सकता है। सपोज करो सॉल्वेंट यहां तक मूव किया, तो जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट थे वो सॉल्वेंट के साथ यहां तक आए, यानी कि एक जो कंपोनेंट था वो इस डिस्टेंस को कवर किया, एक जो था यानी कि ये वाला जो है वो, अब देखो हमको दो स्पॉट दिख रहे हैं, तो हम पता कर लेंगे कि इस मिक्सचर में दो कंपोनेंट थे, एक ये और एक ये, जो अलग अलग कलर शो कर रहे हैं। क्लियर? अगर मान लो हमारा कंपाउंड कलरलेस है तो कुछ नहीं दिखेगा, तो कलरलेस है तो कुछ भी नहीं दिखेगा। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं बेटा, उस कंडीशन में हम इस प्लेट को इससे बाहर निकालेंगे। आधा घंटा छोड़ने के बाद हम इस प्लेट को, कलर्ड नहीं दिख, कंपाउंड है तो कलर हमको नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद इसको कलर चेंबर में ले जाएंगे, यानी यूवी लाइट में ले जाएंगे, रख देंगे, तो कलर स्पॉट्स आ जाएंगे। या हम आयोडीन वेपर में इसको अगर इस प्लेट को रख देंगे निकालने के बाद, तो आयोडीन वेपर का कलर ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और कलर एब्जॉर्ब कर लेगा तो वायलेट कलर का दिखने लगेगा। तो कलर्ड कंपाउंड है तो नेकेड आइड से तो दिख जाएगा, अलग अलग स्पॉट्स दिखेंगे डिफरेंट कलर के, तो हम पहचान लेंगे कि इसमें कितने कंपोनेंट थे। यदि कलरलेस कंपाउंड है, उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम डेवलपर का यूज करते हैं, इसको बाहर निकालेंगे, यूवी लाइट देंगे, तो जो कलर आया रहेगा जो यूवी लाइट में हमको दिखेगा। या मान लो हम आयोडीन वेपर देंगे, तो आयोडीन वेपर देंगे तो आयोडीन वेपर को ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा, वो कलर शो करेगा, तो हमको पता चल जाएगा कि दो कंपोनेंट है कि तीन कंपोनेंट है। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसी को लैंग्वेज में लिखता है। अब देखो इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसके लिए हम एक कैलकुलेट करते हैं रिटार्डेशन फैक्टर, आरएफ वैल्यू, यानी कि आरएफ वैल्यू की अगर बात करेंगे तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो कंपोनेंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ऑन द एडजॉर्बेंट, उसका हम आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करके उसका हम पोलरिटी को बता सकते हैं। तो आरएफ वैल्यू क्या होता है, तो देखो
ये बेस लाइन है बेटा, दिस इज द बेस लाइन। अगर हम इस प्लेट को बाहर निकालते हैं, ठीक है, इस प्लेट को हम क्या करते हैं, इस चैम्बर से बाहर निकालते हैं, तो देखो क्या होगा, ये थिन लेयर प्लेट हो, ये जो प्लेट था इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ा RF वैल्यू समझाने के लिए, ये हमने प्लेट को बाहर निकाल दिया चैम्बर से, ठीक है बेटा। ये बाहर निकाला तो ये हमारा क्या था बेटा, बेस लाइन, ठीक है। ये एक बेस लाइन था, ये एक सैंपल का साइज डिस्टेंस था, और एक डिस्टेंस ये था ब्लू वाले कलर का, ठीक है। अब देखो क्या होगा, और सॉल्वेंट का जो डिस्टेंस था वो क्या है बेटा, सॉल्वेंट का डिस्टेंस। तो देखो अगर हम बात करें यहां पे, दिस इज द बेस लाइन, बेस लाइन। तो बेस लाइन से ये जो सॉल्वेंट का डिस्टेंस है, बेस लाइन से ये जो सॉल्वेंट का डिस्टेंस है मान लो x है, क्या है बेटा, बेस लाइन से ये सॉल्वेंट का डिस्टेंस x है। बेस लाइन से इसका जो डिस्टेंस है, बेस लाइन से इसका जो डिस्टेंस है मान लो a है, और बेस लाइन से इसका जो डिस्टेंस है वो मान लो b है। दिस इज द बेस लाइन, बेस लाइन का सॉल्वेंट, दिस इज द सॉल्वेंट लाइन, क्या है बेटा, सॉल्वेंट लाइन, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का लाइन है, ठीक है बेटा। तो RF वैल्यू की अगर बात करोगे, तो RF वैल्यू की अगर हम बात करें, तो RF वैल्यू की अगर बात करेंगे, यानी कि रिटार्डेशन फैक्टर, रिटार्ड और इसी को बोलते हैं रिटेंशन फैक्टर। ये जो होता है वो क्या होता है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मिक्सचर या डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सबस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन, डिस्टेंस traveled by substance from baseline upon distance traveled by solvent फ्रॉम बेस लाइन। यानी कि बेस लाइन से डिस्टेंस ट्रेवल बाय सबस्टेंस या सैंपल का, तो यदि हम बात करें RF वैल्यू की, तो RF वैल्यू फॉर एक इस सबस्टेंस की, तो RF वैल्यू क्या हो जाएगा, तो RF वैल्यू की अगर बात करेंगे तो R इज इक्वल टू, इसको रिटार्डेशन फैक्टर, इसको R से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बेटा, R से। तो RF वैल्यू की अगर बात करेंगे, ठीक है, यानी कि RF वैल्यू रिटार्डेशन फैक्टर, RF वैल्यू, तो RF वैल्यू फॉर A, सैंपल A, मान लो ये A है, तो RF क्या हो जाएगा, RF इज इक्वल टू A अपॉन X, ठीक है। RF एक A वाले सैंपल को, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, RF फॉर B वाले सैंपल को,
तो क्या हो जाएगा B अपॉन x। तो सॉल्वेंट के केस में देख रहे हो कि सॉल्वेंट हमेशा ऊपर जा रहा है, यानी सॉल्वेंट का जो ट्रेवल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सैंपल का। तो आरएफ वैल्यू जो होता है, आरएफ वैल्यू लाई बिटवीन 0 to 1। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब देखो अगर 0 कब होगा, जब वो ट्रेवल ही ना करे, बेसलाइन पे ही रहे। तो ऐसा क्यों होगा, जब मान लो हमारा सैंपल क्या हो, बहुत ही डाइल्यूटेड है, कम सैंपल है तो नहीं होगा। मान लो ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो भी नहीं होगा। यानी कि हमको सब कुछ देखकर चलना है। तो इस मेथड से हम सबस्टेंस को क्या करते हैं, किसी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ये पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करना, आरएफ वैल्यू की वैल्यू 0 to 1 लाई करती है। तो ये थोड़ा प्रोसीजर में ध्यान देना होता है। ध्यान ये देना होता है कि हमारा जो सैंपल का कंसंट्रेशन हो वो बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत कम ना हो। अगर बहुत कम होगा तो मूव ही नहीं कर पाएगा, यदि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो क्या होगा, वो बहुत बेकार स्पॉट्स आएंगे, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो देखो पोलरिटी की बेसिस पे ये मूव किया है, तो सिलिका भी पोलर है, तो ये भी जो अब देखो जो मोर पोलर होगा, यानी कि ये जो है लेस डिस्टेंस कवर किया है तो ये पोलर होगा, ये मोर पोलर कंपोनेंट होगा, और ये क्या होगा, लेस पोलर होगा, ये हाई पोलर होगा। लेस पोलर, मोर पोलर, तो ये लेस डिस्टेंस कवर किया, जो लेस पोलर होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में बात करोगे तो स्टेशनरी फेज इज द एडजॉर्बेंट यानी कि सिलिका, और मोबाइल फेज इज द सॉल्वेंट और इल्यूएंट। तो ये पूरा प्रोसीजर है बेटा, इसको फटाक से छाप लो, फिर मैं इसको लैंग्वेज में लिख देता हूं। ठीक है, छाप लो इसको फट से। देखो बेटा यहाँ पे उसी चीज को हमने लैंग्वेज में लिख दिया है। आपको करना क्या है, इसको देखो, मैंने वही लिखा है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी प्लेट, यानी कि स्लरी को उस पर लोड करने, ए लाइन इज ड्रॉ अबाउट 2 सेंटीमीटर एबव फ्रॉम वन एंड ऑफ द टीएलसी प्लेट थ्रू द पेंसिल विच इज कॉल्ड बेस लाइन, जिसको बेस लाइन बोलते हैं। सेकेंड कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर टू बी सेपरेटेड आउट इज पुट एज ए स्मॉल स्पॉट विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब एट बेस लाइन पे पुट कर दिए। नेक्स्ट क्या कर रहा है, द ग्लास प्लेट इज देन प्लेस इन क्लोज जार कंटेनिंग suitable solvent in such a manner that baseline does not touches the solvent। वही चीज को हमने लैंग्वेज में उतारा है। with the rise of solvent and on adsorbent the constituent of the mixture move up along with the solvent to different distance depending upon their differential adsorption and separated out। the relative adsorption of each constituent of mixture is expressed in retention factor या retardation factor। ये डिपेंड करता है किस पर, नेचर ऑफ सबस्टेंस से, यानी कि रिटार्डेशन फैक्टर डिपेंड करता है नेचर ऑफ सबस्टेंस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर पे, एंड नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट कौन सा यूज किए हो। फिर कह रहा है कि अगर कलर कंपाउंड है तो उसका हमको स्पॉट नेकेड आइड से यानी खुले आंख से हम देख सकते हैं, बट यदि कलरलेस कंपाउंड है तो नहीं दिखता है, उसके लिए हम डेवलपर यूज करते हैं, यूवी लाइट और आयोडीन वेपर को यूज कर सकते हो। तो दिस इज द होल टेक्निक ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देख, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्यूरिफिकेशन क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे। तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, अच्छे से पढ़िए। आरएफ की वैल्यू, आरएफ वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करता है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 से कम ही होगा। अब देख ही सकते हो, हमने आपको दिखाया कैसे कैलकुलेट करते हैं। आरएफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सबस्टेंस, यानी कि मिक्सचर के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। ये डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट का नेचर क्या है,
टेम्परेचर क्या है, एडजॉर्बेंट का नेचर क्या है, और उस मिक्सचर का नेचर क्या है। जो मोस्ट पोलर सॉल्वेंट होगा वो पहले एडजॉर्ब होगा, जो लेस पोलर होगा वो मूव करेगा। इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने देखा। आप बुक उठा के देखोगे यही चीज़ लिखा होगा, आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आता होगा, हमने इसको अलग अलग तोड़ के लिख दिया ताकि स्टेप वाइज स्टेप आप जाओगे, आपको ईजी मैनर में, ईजी वे में खाने को मिलेगा, जल्दी उसको डाइजेस्ट करोगे, यानी जल्दी तुमको समझ में आएगा। तो दिस इज द होल अबाउट थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट लेक्चर में पेपर क्रोमेटोग्राफी, देन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो भी है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं और आई होप ये आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो रोज़ की तरह पढ़ते रहिए, कंसेप्ट बनाते रहिए और अपने टारगेट के लिए आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।